अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफर के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपना मुख्तसर लेकिन पुरअसर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं। सऊदी वली अहद का दौरा आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आया, जिसके लिए मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा एक और खुशखबरी जो पाकिस्तानियों को मिली वो सऊदी जेलों में कैद 2100 से जायद पाकिस्तानियों की रिहाई की खबर थी। गुज़श्ता रोज वजीर आज़म इमरान खान ने कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की और सऊदी वली अहद ने आज दरख्वास्त कबूल करते हुए फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आज़म इमरान खान की रकाबत भी दीदनी थी। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। तारीखी दौरे के तारीखी नताइज बरामद होंगे। इस दौरे से पाकिस्तान को क्या मिला और सऊदी अरब ने क्या हासिल किया और इस दौरे के खित्ते पर क्या असरात होंगे, खासकर पाकिस्तान के भारत और ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही सीपैक में सऊदी अरब की शमूलियत को चीन कैसे देखेगा, इस पर भी बात होगी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, स्काइप लिंक पर हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जरा इंटरनेशनल सिनेरियोस को पहले लेके चलते हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब, एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में पीस इनिशिएटिव हो, अमेरिका और तालिबान, अफगान तालिबान को पाकिस्तान टेबल टॉक के लिए सामने लेकर आ गया हो, बिठा दिया हो दोनों को टेबल टॉक पे, सऊदी अरब के वली अहद का पाकिस्तान में दौरा, यकीनन ये कैसे मान लें कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को ये मंजूर होगा। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे पुलवामा वाला वाकया हो या फिर पासदाराने इनकलाब में 27 गार्ड्स की शहादत, इन मामलात में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान का, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान? जी मेरे ख्याल में सफारती कामयाबी तो है। कोई भी मेरे ख्याल में अगर बाहर का लीडर जो है, जो रहनुमा जो है, वो पाकिस्तान का दौरा करे तो आजकल के हालात में ये एक कामयाबी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी गुजारिश ये होगी कि हर डॉट को कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। जहां तक अभी तक खबरें आई हैं उसमें जो तालिबान से अमेरिका की गुफ्तगू हो रही है उसका शायद इतना ज्यादा अहमियत नहीं थी इस दौरे के हवाले से। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त खत्ते में जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। अमेरिका और तालिबान की गुफ्तगू हुई है, लेकिन अभी तक जो अफगान हुकूमत है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उस गुफ्तगू में वो शामिल नहीं थी। तो यकीनन पाकिस्तान ने इसमें एक रोल अदा किया है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ भारत के साथ इस वक्त बहुत कशीदगी है और मेरे ख्याल में इस दौरे के हवाले से अहम चीज ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बाद अब कल जो हैं वो भारत में होंगे। और मेरी उम्मीद या ख्वाहिश ये होगी कि वो वहां भी जो है एक पैगाम लेके जाएं कि यार जरा थोड़ी सी ठंड, थोड़ा सा हथौला, ये जो जिंगोइज्म हम देख रहे हैं उसको तुम कम करो, क्योंकि इस वक्त भारत और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी मुस्बत है। और आखिरी चीज जो इसमें है वो ईरान के हवाले से है कि ईरान जो है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बड़े जरूरी हैं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे ही रहें। तो यकीनन दौरा अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि तमाम जो डॉट्स हैं वो इस एक खबर के साथ उसको हम जो नथी कर दें। ठीक है, नथी तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ असरात जो हैं उसके ऊपर जरूर हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई नाजुक तरीन मुआशी बहरान से इस वक्त गुजर रही है। आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है इस वक्त? और जाहिर है कि IMF और पे पास जाएं या ना जाएं, कितना रिलीफ इस वक्त पाकिस्तान को मिला? और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले द हिंदू की जो ऑनलाइन एडिशन है उसमें यह बात हो रही है कि इंतहाई अहमियत का दौरा अब ये MBS का मोहम्मद बिन सलमान का हो गया, क्योंकि उन्होंने जब से अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो सऊदीया में पाकिस्तानी सफीर हैं। तो इंडिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा एक डिबेट हो रही है। एक तो जो भी है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने, आई फुली एग्री कि हमें कामयाबी भी है। एक तो सिंपली द फैक्ट कि ये
क्राउन प्रिंस जो हैं ये एक छोटे छोटे क्राउन प्रिंस नहीं है, इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। बहुत से किंगडम्स में क्राउन प्रिंस होता है लेकिन उनका वो रोल नहीं होता है जो इनका रोल है। सो ही हैज बीन रीशेपिंग सऊदी सोसाइटी एज सच। बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, मतलब एक नया पाकिस्तान के साथ नया सऊदी अरेबिया। हाँ। लेकिन मानो में नया सऊदी अरेबिया नया पाकिस्तान का तो अभी तो आप क्यों नहीं मानते? ये वाला नया पाकिस्तान क्यों नहीं मानते? वो सऊदी चेंज जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत बोल्ड स्टेप्स हैं जो कि हिस्टोरिक तौर पर बहुत सी आज़ादी वो दी गई है जो कि सऊदी सोसाइटी में नहीं थी। सो वो बड़े बोल्ड स्टेप्स हैं। सो और फिर दूसरी बात ये है कि ही वांट्स टू बी अ मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस एज सच। और वो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को भी वो समझते हैं कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? 2030 एब्सोल्युटली। सो क्या करना चाहिए? सऊदी अरेबिया से बाहर जाना चाहिए और उस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो टू सऊदी अरेबिया। ऑब्वियसली जहां लेके जाएंगे उस मुल्क में भी उसका भी फायदा हो। सो इट हैज टू बी विन विन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब विन विन सिचुएशन आप इसे कहेंगे डॉक्टर। लेकिन मैं सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को आप इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते। सो ये अहमियत उस हवाले से तो है, लेकिन क्या उसके उतने दूरस्थ नताइज होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? ये एक जाहिर है, इस पर आगे जाके आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। डॉक्टर वकार मसूद साहब, इस वक्त ये जो MOUs हैं तकरीबन 21 अरब डॉलर के 21 बिलियन डॉलर्स के, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 से 2 साल, मिड टर्म 2 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल। यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड हुकूमत जो है वो इसको अगर सही मानों में कैपिटलाइज करे तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद पाकिस्तान में इन अ सिंगल कंट्री जो है शायद कभी ना आई हो। क्या आप समझते हैं कि इसको, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया जा सकता है? हम तैयार हैं? आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं हमारे पूरे ढांचे को और हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनकी बात की जाती है या ब्यूरोक्रेसी जो है, बताइएगा जरा क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और इतनी बड़ी तादाद में और इन खुसूसी जज्बात और खैर सगाली के जज्बात के साथ यहाँ आना, ये बड़ी सब मुस्बत बातें। और फिर ये जो तादाद है MOUs की और उसमें मुताल्लिका जो अमाउंट्स हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। और ये भी सही है कि 1000 मील का सफ़र पहले कदम उठाने से होता है, तो MOU की ये एक इब्तदाई पहला जीना है, लेकिन इमारत बड़ी बुलंद है और बहुत सारी सीढ़ियों पे से जो है गुजरना होगा, उनको उबूर करना होगा। तो जिस वक़्त ये लीडर हजरात मिल रहे होते हैं उस वक़्त तो हर कोई मेले में शामिल हो जाता है, लेकिन जब मेला टूटता है उसके बाद काम में जुट जाना और उसकी निगरानी करना और उसमें मुस्तकिल मिजाजी दिखाना, ये असल जीत और हार का फैसला करते हैं। सर वो बना दिए ना, तो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन तादाद बना दिए इसके लिए। देखें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब के सब वक्त ही बताएगा कि कितनी तेज रफ्तारी से हम जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं हुस्न ज़न रखूं और मेरा हुस्न ज़न है, मैं खुश हो रहा हूं और मैं तवक्को करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक तंबीह कर रहा हूं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी नज़रें इस उनके जाने के बाद कहीं और जाके जो है ना लग जाएं। आप एहतियात के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ें इन चीज़ों के अंदर। ये 20 अरब डॉलर 5 साल के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमी की जो सलाहियत है उसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने देखा है CPEC के 60 बिलियन में से भी अभी 22 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं और वो बड़ी तेज रफ्तारी से आगे चला था। तो हमें उम्मीद करते हैं कि वो एक नमूना है और ये उस नमूने को उसकी पैरवी करते हुए ये इसको आगे बढ़ाएंगे उन्हीं औकात कार में जिसका अभी अज़्म किया गया है और इसका इजहार किया गया। आदिल नजम साहब आप क्या कहेंगे? आप भी वही हुस्न ज़न रखे हुए हैं जो डॉक्टर वकार मसूद साहब जो है जी जिसका तस्करा कर रहे हैं? जी देखिए,
हम तमाम चारों पाकिस्तानी हैं और हमारे फर्ज भी है और मजबूरी भी है कि उसने जन रखे। हम तो पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीद ही कर सकते हैं और करनी चाहिए। मेरे ख्याल में देखें, जैसे तमाम लोगों ने कहा, एक मुस्बत कदम है। अगर ये हॉकी का मैच होता है ना, तो आप कमेंट्री करते, आप कहते जी सलमान साहब आए, सलमान साहब के बाद गेंद उन्होंने इमरान को दी, अब दे दी, अब आगे गोल में ले जाना हमारा काम। लेकिन सर यहाँ तो वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये चल रहा था ना पिछले दिनों, ये बातें हो रही थी। हाँ, वो तो जो था सो था, लेकिन मेरे ख्याल में कहने की बात यह है कि नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। ठीक है, आप तो एमओयूज जो होते हैं उसकी अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप उसको ट्रांसफर कर दें इन रियलिटी, तो वो एफडीआई होता है अमूमन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए कहीं बेहतर है लोन से, या इवन मेरे ख्याल में ग्रांट से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें एक प्राइवेट सेक्टर की पुश होती है टू मेक इट अ सक्सेस। तो अच्छी बात ये। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, ये जो एमओयू होते हैं, इसकी जब आप उर्दू में तर्जुमा कर देते हैं तो आप कहते हैं ये याददाश्त है, मुफाहमती याददाश्त। याददाश्त, हाँ, तो उसका मकसद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि हमने तुम्हें 22 मिलियन दे दिए। जी 22 मिलियन कहीं पड़ा नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर तुम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या ये जो बातें हैं, अगर ये एक्चुअलाइज हो गई तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो कहने का मकसद ये, जैसे कि वकार साहब ने कहा, पहला कदम अच्छा कदम, लेकिन आगे क्या होता है, ये गलती ये होगी कि अगर हम ये सोच लें या आम आदमी ये सोचना शुरू हो गया कि वो आए थे और 22 बिलियन दे के चले गए और कहीं किसी खजाने में 22 मिलियन पड़ा है, अब हमारे मसले खत्म हो गए, अब चलो यार मेले पे चले। ठीक है जुबैर साहब, खान साहब ने इलेक्शन में तो छक्का लगाया था, अब ये बताइए यहाँ पे जो बॉल अब ज़ाहिर क्या इनके कोर्ट में, गवर्नमेंट के कोर्ट में, यहाँ पे वो उसको अवेल कर सकेंगे, कैपिटलाइज कर सकेंगे, सवाल इसी के ऊपर हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एग्रीमेंट बनने तक का सफर जो है, ये कितना पेचीदा होता है। और इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से कर रहा हूँ, और डॉक्टर वकार मसूद को भी मेरा ख्याल है बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा, उनको ज़्यादा पता होगा कि जो कन्वर्जन होती है एमओयूज से एग्रीमेंट्स में, वो परसेंटेज बहुत कम होती है। और क्योंकि वो जो पहला मरला जो होता है, ये तो आसान मरला होता है। वो आ रहे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं और इसमें फील गुड फैक्टर क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ साइन होना है। तो पहली तो डिज़ायर ये होती है कि एग्रीमेंट साइन किया जाए, बट एग्रीमेंट के लिए तमाम चीज़ें वर्कआउट हो जानी चाहिए। वो जब नहीं होती हैं तो फिर हर मिनिस्ट्री को कहते हैं कि जी आप अपने अपने शोबे में कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो एमओयू साइन हो सके। नीयत साफ ही होती है, लेकिन उसके बाद का जो मरहला होता है वो बहुत कठिन होता है। पैसे कैसे आएंगे, कितने होंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें फिर स्टेक होल्डर्स बहुत से हैं जिनको अभी पता भी नहीं होगा, बहुत से स्टेक होल्डर्स, कि वो इसका हिस्सा बनेंगे या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो जब वो आएंगे वो आप देखेंगे उस इन्वेस्टमेंट को, उसके साथ उसके रिटर्न को देखेंगे। सो बड़ा कठिन होता है। और फिर दूसरी बात ये है जो मैं कहना नहीं चाहता पाकिस्तान के हवाले से, कि बहुत सी दफ़ा पाकिस्तान में जाके जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर वकार मसूद ने अभी जिक्र किया कि 22 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, आपको मैं करेक्ट कर दूं, आपने शुरू ओपनिंग में कहा था कि लार्जेस्ट एवर, ये तो खैर अभी आया भी नहीं है, ये तो एमओयू मतलब जाहिर है कि हम तो हमें भी थोड़ा सा खुशकुन उसमें लेके चलिए देना सर। सीपैक तो 20+ बिलियन आ चुका है, सो यू कांट इवन से कि जी वो तो उस हिसाब से भी सही नहीं है, वो तो 60 बिलियन डॉलर। बट कन्वर्जन करने में कॉम्पिटेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वो डॉक्टर वकार मसूद ने कहा ना कि मेले के बाद जब सब चले जाते हैं और वो डॉक्टर वकार मसूद जैसे लोगों के पास और ब्यूरोक्रेसी के पास आएंगे और जब उसको आप काम करना शुरू करेंगे, तो दैट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। और इसमें सिर्फ बॉल हमारे पास नहीं आ गई है, इसमें सऊदीज भी इन्वॉल्व हैं। तो आधा हिस्सा बॉल का हमारे पास है, आधा हिस्सा उनके पास है। जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं कि आप वो भी पूरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो जहां हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, वहां सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत चैलेंज होगा। सो दोनों ममालिक को साथ मिल के, वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से वापस समीउल्लाह, फिर जाके बात आगे गोल तक पहुंचेगी। सो the best that we can hope, and considering everything, कि इसमें से अगर सपोज करें 50% gets materialized, so even then we are talking about 10-11 billion dollars, जो कि एक बड़ी रकम है। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त ज़ाहिर है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान, और उसमें हमें क्या मिला और कितना हम आगे दुरुस्त सिमत में चल सकते हैं और किस तरह से चल सकते हैं, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आज के इस सेशन में मोहम्मद जुबैर साहब, प्रोफेसर आदिल नजम साहब और डॉक्टर वक़ार मसूद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल नजम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस वक्त ये जो 20 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई लोन या ग्रांट नहीं है, खालिस कमर्शियल इंटरेस्ट है सऊदीया का पाकिस्तान में और पाकिस्तान का सऊदीया के हवाले से। अगर पाकिस्तान में इतना बड़ा सरमाया आ रहा है तो इसका मतलब है कि सरमाया महफूज होने की गारंटी पे आया है। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी वॉर ऑन टेरर के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से, तो ये उसके समरात हैं, ये इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मेरे आई होप कि इसमें कोई मतलब पॉलिटिकल लेन देन तो नहीं है, लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस शो करता है तो यकीनन अच्छी बात है। जैसे हमने पहले बात की कि एमओयू में या इस सरमायाकारी में जो सवाल उठ सकता है वो ये कि अब पाकिस्तान की रेडीनेस क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी गवर्नेंस एबिलिटी क्या है, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि वो पैसा आ सके। दूसरी तरफ ये एक तो मिकदार बढ़ी है, लेकिन एक और भी एक दो और अच्छी बातें भी इसमें है। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया क्योंकि जो है वो एक बादशाहत है, तो वहां ये जरूर है कि अगर बादशाह चाहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ही कैन पुश मच मोर। अगर ये जर्मनी होता या ये इंग्लैंड होता तो वहां ये कहीं ज्यादा उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट आता, तो यहाँ एक तरह से पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ सकता है जो मुस्बत हो सकता है। दूसरी चीज ये कि एक तारीख भी है सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, जिस तरह मसलन एक पाक सऊदी फर्टिलाइजर होता था, तो कई ऐसी पहले भी चीजें हैं कि जहां इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन आखिर में ये जो है इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जहां हम पहुंचे हैं वहां हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हमने अवेल किया, अवेल करने की जिम्मेदारी अब हम पे है। और जैसे जुबैर साहब ने कहा कुछ सऊदी अरेबिया पे भी है, लेकिन ज्यादा हम पे है। अगर हमने अवेल किया तो उसकी एक और फायदा ये है कि मेरे ख्याल में एफडीआई हमेशा सुपीरियर होता है लोन से। एक तो इसलिए कि आपको वापस नहीं देना होता, दूसरा ये है कि एक बाहर की कुव्वत जो है वो उस पर नजर रखती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एफडीआई आती है, मेरे ख्याल में उन्होंने 50% की बात की है, मेरे राय में तो अगर 10% भी पहुंच जाता है तो वो एक इकोनॉमी के लिए, रियल इकोनॉमी के लिए एक तरह से बूस्ट होता है, क्योंकि वो ड्रिप नहीं होती, वो एक तरह से टीका होता है। ठीक है, वो तो उससे बेहतर अफादियत हो सकती है। डॉक्टर वक़ार मसूद, इस वक्त जो बात हो रही है कैपेसिटी की, इस वक्त जो बात हो रही है रेडीनेस की, खान साहब हमने देखा कि अब तक ब्यूरोक्रेसी का वो ताउन उन्हें हासिल नहीं हुआ जिसके वो तलबगार थे, और इसका हमने देखा कि शिकवा भी करते नजर आए। तो आप समझते हैं कि वो ताउन जो है उन्हें मिलेगा, या ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जो है खुद हुकूमत में, हमारे लोगों में, वज़रा में और इस अफसरशाही में, ये कितना बड़ा प्रेशर होगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि अब जो डिलीवर करना था उसके साथ ये एक और प्रेशर आ गया है हुकूमत के ऊपर डिलीवर करने के हवाले से। देखिए, वो मामला तो हैं सलाहियतों की फुकदान के, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और खुद फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इसकी निगरानी करेगा। इसमें ये पहलू बहरहाल बाकी रहेगा कि 100 तरह की आपको मंजूरियां चाहिए होती हैं हुकूमत के महकमों से, और हमने देखा है कि बहुत सारे हुकूमत के अपने मंसूबे, दासू का मैं जिक्र करूंगा, और वो केपी से कुछ ज़मीन के मामलात के अंदर, मुझे नहीं मालूम आखिरी खबरें क्या हैं, वो अरसे तक वहाँ पे मामला जो है वो फंसा रहा है। ऐसी चीज़ें ना हो, ये इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने आन के करना है, वो करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कम इतनी तैयारी तो हो कि हम चश्मे बर्रा हों और उनकी किसी मंजूरी को कोई बर वक्त उसको दे दिया जाए। इसके अलावा भी उन्हें जो ज़रूरतें होंगी, देखें ये इन्वेस्टमेंट है, पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई लोन वगैरह की बात नहीं होगी। लेकिन अब जैसे रिफाइनरी का मंसूबा है, पॉलिसी के अंदर रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर थ्रूपुट की गारंटी दी जाती है, यानी एक या रेट ऑफ रिटर्न होगा या थ्रूपुट की गारंटी होगी, तो वो खरीदेगी हुकूमत के जो दीगर कॉर्पोरेशंस हैं उस पे हुकूमत, और ये गारंटी है तो ये पॉलिसी का हिस्सा है, और ये गारंटी जो है वो दी जाए, क्योंकि जितना माल निकलेगा हमें मालूम है मुल्क के अंदर खपत है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद कर देंगे और यहाँ से जो माल होगा उसको हमारे जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो उनको उठाएंगी। ठीक, जुबैर साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और दूसरा ज़ाहिर है कि इस वक्त बात की उन्होंने केपीके के हवाले से बात की, बलूचिस्तान में आपके गवादर पोर्ट के हवाले से, इस
बलूचिस्तान के लोगों को हमने नहीं देखा, वहाँ की जो कैबिनेट है वो नजर नहीं आई। जाम कमाल साहब थे, जाम कमाल साहब जी, मैंने देखा था। अच्छा, ठीक है, वो मेरी नजर से फिर वो हो गया होगा ना। मैं जानना चाहूंगा कि कितना प्रेशर है कैपेसिटी के हवाले से, हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर होगा ये डिलीवर करना। देखें, ये जो एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि, और ख़ास तौर पर ये पिछले 6-7 महीने में बढ़ गया है, ये जो पकड़ धकड़ की हमारे यहाँ पॉलिसी है और जो तलवार लटकाते हैं, जिसमें फ़ैसला करते हुए हर ब्यूरोक्रेट, हर पॉलिटिकल क्लास का आदमी ये डरता है कि अगर उसमें एक गलत स्टेप उठाया तो उसको नैब कैसे देखेगी, उसको हमारे कोर्ट्स कैसे देखेंगे और ख़ुद हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो कैसे देखेंगी। सो इस वजह से माहौल तो आइडियल नहीं है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, सऊदी अरेबिया के लिए तो कोई इशू नहीं है, उनके ना नैब है ना कोई है, शहजादे ने फरमा दिया, अब वो नहीं कोई करेगा तो वो तो अपने नौकरी से ही जाएगा। सो दे विल पुश इट एज फास्ट एज दे वांट। यहाँ डरते हैं कि नैब से जो शाही फरमान आ जाए, बिल्कुल डरते हैं। और फिर इंटर प्रोविंशियल जो इश्यूज आते हैं ज़मीन के हवाले से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, अवाम के हवाले से, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल क्लास कैसे रिएक्ट करती है कि जी इसमें बलूचिस्तान का फायदा क्या होगा, उसमें से जो इनकम आएगी के हवाले से देखा एग्जैक्टली सीपैक के हवाले, तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर आएंगी। लेट्स होप कि हुकूमत वक्त ये चीज़ को अब रियलाइज़ करेगी कि इसको एक ऐसा माहौल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए कि जिसमें ब्यूरोक्रेट अगर फैसला करता है और वो गलत फैसला भी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में गलत फैसले हर रोज होते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऐसा नहीं है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 100 में से 100 सही होंगे, 10 तो गलत होंगे। सही, तो अगर 10 की सजा फांसी है मतलब तो वो 90 भी सही नहीं करेगा। वजह है कि लोएस्ट ऑयल प्राइसेस के ऊपर हम हेजिंग नहीं कर सकते। एक तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, जैसा नैब है, वो 2-3 दफा पिछले 4-5 साल में जब मैं हुकूमत में था तो ऐसा हुआ कि जी कोई स्टॉक मार्केट के हवाले से, NIT के शेयर्स के हवाले से एक आया था, फिर ये अकील डैडी के कुछ हवाले से कुछ आया था। तो जब मैंने उस वक्त के नैब के चेयरमैन से बात की और मैंने कहा कि आपका जो मार्केट स्पेशलिस्ट है वो उससे अगर बात करवा दे तो ज्यादा क्लियर, उनके पास मार्केट स्पेशलिस्ट नहीं था। सो मैनिपुलेशन में और एक जो नॉर्मल एक जो किसी भी स्टॉक मार्केट में आप स्पेकुलेशन में वो एक बहुत थिन लाइन होती है। सही, लेकिन सही। एक उसको देखने वाला तो ऐसे लेगा कि देखे जी इसने किस लिए इन्वेस्ट किया था और वो अगर शेयर गिर गया ये था, तो बहुत बड़ी वजह है। ये तो बहुत बड़ा ये जो है ये सिर्फ साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आइंदा और जो पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे हैं ये आड़े उस वक्त भी आएगा, उस वक्त भी यकीनी तौर पे आड़े आएगा। जुबैर साहब ने बहुत वैलिड इस वक्त पॉइंट, और इसको यकीनी तौर से जो है वो देखा जाना। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान, और अब दौरे पाकिस्तान के बाद उनका कल से दौरा जो है वो भारत का होगा एक और, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 20% तेल जो है वो सऊदी अरब से लेता है। एक बड़ी मार्केट भारत जो है, और ज़ाहिर है कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोफेसर आदिल नजम साहब फरमाइएगा कि किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा अहमियत का दौरा इस हवाले से है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आप को सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर डिक्लेयर किया, तो इंडिया में इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। ये बताइए कितना प्रेशर होगा, स्पेशली पुलवामा वाला जो वाकया है उसमें भारत जिस तरीके से एक्यूज करना चाह रहा है पाकिस्तान को और जो प्रेशर डाल रहा है। डॉक्टर साहब जी, अहम तो जरूर होगा, और मेरे ख्याल में ये जो एक स्टेटमेंट थी, चाहे वो मुरव्वत में दी गई हो, मौके पे दी गई हो, लेकिन एक अहम स्टेटमेंट थी और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशाइंद किस्म की स्टेटमेंट थी, दिल खुश हुआ। लेकिन अगर तो मोहम्मद बिन सलमान भारत जाके पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से कोई बात करते हैं, या सफीर छोड़िए पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से भारत पे ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि तुम हथौला रखो, न्यूक्लियर जब पावर्स होती हैं तो वो इस तरह बढ़ के नहीं मारती। उनका जो मीडिया इस वक्त जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह की बातें नहीं करते, हर चीज पे सिर्फ इलेक्शन के लिए जंग की के ढोल नहीं बजाते। अगर तो वो उनको ये एडवाइस देते हैं कि हथौला रखें, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए
खित्ते के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, भारत के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही मुस्बत चीज होगी। एक मुख्तसर और बात है, मुझे शक ये है, डर ये है कि कल जब खबरें आएंगी तो वो वहां जाके भी MOU साइन करेंगे, फिर हमारे जो जाले हैं यहाँ वो कहेंगे जी वहां, या उनके जो है जो ट्विटर वॉरियर होते हैं वो कहते हैं जी वहां तो हमने इतने का साइन किया, यहाँ इतने का था, फिर हम तोलने की और नापने की गेम में पड़ जाएंगे और उस गेम का कोई फायदा नहीं है। बजाय इसके कि इकोनॉमी का साइज देखें, बजाय इसके कि हम एक अलग बहस में उलझ जाएंगे। बिल्कुल, हमारा फोकस जो है हमेशा सिर्फ पाकिस्तान पे होना चाहिए। और पाकिस्तान के हवाले से एक आखिरी बात जो हम पहले बात कर रहे थे, तमाम जो दोस्त बात कर रहे थे, हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी एक तो ये है कि 22 बिलियन जो है वो बड़ा नंबर है, अगर हो सके आधा हो तब भी बड़ा है, क्वार्टर हो तब भी बड़ा है। दूसरी ये है कि एक ऐसा मुल्क जो दे सकता है, लेकिन आखिरी और अहम तरीन ये है कि अगर हमने वो किया जो वकार साहब कह रहे थे, जुबैर साहब कह रहे थे, पाकिस्तान की हुकूमत भी कहती है कि हमने सिस्टम को ठीक किया, हमने गवर्नेंस को, ईज ऑफ बिजनेस को, रूल्स को बेहतर किया, तो उसका फायदा ये होगा कि सऊदी अरेबिया के अलावा दूसरी FDI भी आनी शुरू हो जाएगी। उसका जो कोलैटरल बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरमाया वहां जाता है जहां सरमाए की कदर की जाए और जहां सरमायाकार जो है वो उसको उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है सिर्फ कि सऊदी अरेबिया क्या दे सकता है, बड़ा बेनिफिट ये है कि क्या हम इसे एज एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स द सिस्टम तस्वुर करते हैं या नहीं। जुबैर साहब, अपॉर्चुनिटी टू फिक्स द सिस्टम हम इसको कर सकते हैं, करना यकीनन चाहिए। अगेन कैपेसिटी की बात, और दूसरा ये कि कितना प्रेशर होगा इस वक्त वहाँ पे, क्योंकि सऊदीया और जो भारत के ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, उनका एक स्ट्रेटेजिक उनके ताल्लुकात हैं, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है, और ज़ाहिर है कि इकॉनमी के साइज भी अलग है उनका। देखिए, एक तो बिल्कुल सही बात की है प्रोफेसर साहब ने। पाकिस्तानीज, ज़ाहिर है हम इंडियंस को तो नहीं एडवाइस कर सकते, हम तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को एडवाइस कर सकते हैं कि हमें इस कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए। और आपकी ओपोजिशन जमातें भी नहीं, आप कम अज कम आप ये भी कह दें कि पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज भी कंपटीशन वाली बात ना करें। कंपटीशन इसलिए कहा कि एक तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि सऊदी अरेबिया एंड इंडिया का बहुत क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन, बहुत क्लोज इसलिए है कि इंडिया हैज इकोनॉमिक रेलेवेंस, और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि ताल्लुकात की बुनियाद जो है इकोनॉमिक रेलेवेंस पर होती है, स्ट्रेटेजिक भी होती है, लेकिन इट हैज टू मेक इकोनॉमिक रेलेवेंस। सो इंडिया मेक्स इकोनॉमिक रेलेवेंस, और सऊदी अरेबिया के लिए ट्रेड और वो तमाम चीजें करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वाई इंडियंस ज्यादा काम करते हैं सऊदी अरेबिया में बनिस्बत पाकिस्तान, और हमें उसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है जो भी है, और वहां जाके वो एम्बेसडर वाला स्टेटमेंट तो मुझे नहीं पता वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट इंडिया को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। सो हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये देखें जी वहां तो ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की ऑपोजिशन के हवाले से। एक गिला ऑपोजिशन का कि उनको भी बुला लिया जाता है इस वक्त, ज़ाहिर है कि वो स्टेट गेस्ट थे, तो क्योंकि 70 साल में ये पहली दफा हुआ कि नहीं बुलाया गया। और ये क्यों नहीं बुलाया गया? मैं बताता हूं, देखिए CPEC था जिस तरह, CPEC तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मुआहिदा था और चाइना के साथ था, वो उतना ही अजीम दोस्त है जितना सऊदी अरेबिया है, ट्राइड एंड टेस्टेड और हर तरह से। और वो उस वक्त आया था जब पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत भी थी। चाइनीज प्रेसिडेंट ग्लोबल पावर है, उनका प्रेसिडेंट आ रहा है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है उसकी अहमियत भी थी। तो अनफॉर्चुनेटली धरने की वजह से आ भी नहीं सके थे एक तरह वो, बट जिस तरह से इस वक्त आज की ओपोजिशन जमातों ने वेलकम किया, इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया और खुले दिल से कहा कि ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एक सेंटेंस भी नहीं उस वक्त की ऑपोजिशन, हालांकि सर आजकल की हुकूमती पार्टी बड़े अच्छे ताल्लुकात सऊदी रॉयल फैमिली से, अगर आप लोगों ने इतनी देर में सोचा कि इतनी अच्छी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ कंप्लीट कर रहा था। तो जब वो दावत पर बुलाया भी गया था तो हमारे जो PTI के भाई हैं और बहनें हैं, तो वो जैसे एक नाराज बच्चे की तरह होते थे उस वक्त, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। टर्किश प्रेसिडेंट आए, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान कितने क्लोज फ्रेंड हैं, वो पार्लियामेंट में उन्होंने एड्रेस किया था तो PTI ने उसका बॉयकॉट किया कि जी वो वहां नहीं आएंगे। हालांकि उस वक्त धरना वरना खत्म हो चुका था। सो आई थिंक हमें थोड़ी सी रवायात चेंज भी करनी चाहिए। सो बुलाते गिलानी साहब तो कह रहे हैं कि उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं होता तो उनको पार्लियामेंट से खिताब करवाता। पार्लियामेंट से खिताब हो तो टाइम पता, बट इतना जरूर होना चाहिए था। और ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, अगर हमने आगे लेके जाना है, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, एक दूसरे से लड़ते हैं हम, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं भरपूर अंदाज में, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इश्यूज एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड चाइना एंड टर्की, I think we should display, the whole nation should get united and show a single face कि जी हम सब यूनाइटेड है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के। उसका मतलब ये नहीं कि कल बैठ के अगर मैं ये डिमांड करूं पार्लियामेंट में कि जो भी हमने सऊदी अरेबिया से साइन किया है उसको ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट किया जाए, तो उसको नेगेटिव लेना ना शुरू कर दे कि देखें जी ये अब ये देखें नेगेटिव बातें कर रहे हैं। कई चीजें होती हैं जो कि आपका वो डिमांड तो सीपैक के हवाले से भी थी ना, सीपैक के हवाले से भी थी। अच्छा, लास्ट बिल्कुल मिनट है, और डॉक्टर साहब इस वक्त जो बात की गई सीपैक के हवाले से, और जाहिर है कि इस वक्त सीपैक एक कामयाब पाकिस्तान, कामयाब सीपैक, कामयाब विजन 20 के लिए, 2030 के लिए कामयाब पाकिस्तान जरूरी है। चाइना जो है वो सऊदीया की शमूलियत किस तरीके से देखेगा सीपैक में? देखिए, इब्तिदा में जो बात हुई थी कि वो तीसरे फरीक की हैसियत से आ रहा है, वो मेरे ख्याल में उनसे मशावरत के बगैर हुआ था, लेकिन अब आपके सामने है कि चीन भी इस सारी पेशरफ्त को कदर की निगाह से देख रहा है, और ये दोनों चीज ना कि इसे मैं समझता हूं कि ये दोनों मिलकर, और अगर सही से ये आगे बढ़ जाएं तो बिल्कुल एक नई दुनिया जो है और एक नया पूरा का पूरा हमारे लिए सिलसिला शुरू हो सकता है खुशहाली का इस मुल्क के अंदर। फिर ये कि इसकी देखा देखी हम ये चीज़ें दूसरों को भी, आदिल साहब ने भी कहा, जुबैर ने भी ये बात कही कि देखिए यहाँ ये हम कर लेंगे तो सिर्फ ये सऊदी अरब स्पेसिफिक नहीं रहेगा मामला, इसे देखकर और भी आएंगे। और मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम बावजूद कि इंडिया से छोटे हैं लेकिन दुनिया के 6ठे नंबर पर हैं, तो हमारी कदर व कीमत जो है ना हमें समझनी चाहिए। हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, समझनी चाहिए, यकीनी तौर से उन रहनुमा उसूलों के ऊपर लेके चलना है, नेशनल कॉज के ऊपर तमाम सियासी जमातों को और हुकूमत को एक ही पेज पर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद खान, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम और मोहम्मद जुबैर साहब, आप तमाम हजरत प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।